लेसन 2 वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। 1990 में माइक ने अपने पिता के साम्राज्य को संभाला और वास्तव में अपने पिता की तुलना में बेहतर काम कर रहा है। हम साल में 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर एक दूसरे से मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा अमीर है। अमीर पिता का साम्राज्य अच्छे हाथों में है और माइक अब अपने बेटे को उनकी जगह लेने के लिए तैयार कर रहा है, जैसा कि उसके पिता ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम न करना नहीं है। हमारे लिए इसका मतलब है कि अप्रत्याशित विनाशकारी परिवर्तनों को छोड़कर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और हमारी संपत्ति अपने आप बढ़ती है, मुद्रास्फीति से आगे रहती है। हमारी संपत्तियां अपने आप बढ़ने के लिए पर्याप्त बड़ी है। यह एक पेड़ लगाने जैसा है। आप इसे सालों तक सींचते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं होती। इसकी जड़ें काफी गहराई तक जम जाती है। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का फैसला किया और मैंने रिटायर होने का फैसला किया। जब भी मैं लोगों के समूह से बात करता हूँ, तो वे अक्सर पूछते हैं कि मैं उन्हें क्या करने की सलाह दूंगा, मैं कैसे शुरुआत करूँ। क्या कोई किताब है जो आप सुझाएंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? सफलता का आपका रहस्य क्या है? मैं लाखों कैसे कमा सकता हूँ? जब भी मैं इनमें से कोई सवाल सुनता हूँ, तो मुझे निम्नलिखित कहानी याद आती है। सबसे अमीर व्यवसायी 1923 में हमारे महानतम नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों के एक समूह ने शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक बैठक। उनमें से सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के प्रमुख चार्ल्स श्वाब, दुनिया की सबसे बड़ी उपयोगिता कंपनी के अध्यक्ष सैमुअल इंसुल, सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रमुख हॉवर्ड हॉब्सन, उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष इवर क्रूगर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष लियोन फ्रेजियर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष रिचर्ड व्हिटनी, आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर, 2 सबसे बड़े स्टॉक सट्टेबाज, और अल्बर्ट फॉल, राष्ट्रपति हार्डिंग के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों ने अपना जीवन इस तरह समाप्त किया। श्वाब 5 साल तक उधार के पैसे पर जीने के बाद बेसहारा होकर मर गए। इंसुल एक विदेशी भूमि में कंगाल होकर मर गए और क्रूगर और कॉटन भी कंगाल होकर मर गए। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रेजर और लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे संदेह है कि कोई भी यह बता सकता है कि इन लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ था। अगर आप तारीख देखें, 1923, यह 1929 के बाजार में गिरावट और महामंदी से ठीक पहले की बात है, जिसका मुझे संदेह है कि इन लोगों और उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मुद्दा यह है, आज हम इन लोगों की तुलना में अधिक और तेज बदलाव के समय में रह रहे हैं। मुझे संदेह है कि आने वाले वर्षों में कई उछाल और मंदी आएगी जो इन लोगों के सामने आए उतार चढ़ाव के समानांतर होगी। मुझे चिंता है कि बहुत से लोग पैसे पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत अपनी शिक्षा पर नहीं। अगर लोग लचीले होने, खुले दिमाग रखने और सीखने के लिए तैयार है, तो वे कठिन बदलावों के बावजूद और भी अमीर बनेंगे। अगर उन्हें लगता है कि पैसे से समस्याएं हल हो जाएंगी, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करती है और पैसा पैदा करती है। वित्तीय बुद्धिमत्ता के बिना पैसा जल्द ही खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोग यह समझने में विफल रहते हैं कि जीवन में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। हम सभी ने लॉटरी विजेताओं की कहानियां सुनी हैं, जो पहले गरीब थे,
फिर अचानक अमीर हो गए और फिर से गरीब हो गए। वे लाखों जीतते हैं, फिर भी जल्द ही वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर एथलीटों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में लाखों कमा रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद एक पुल के नीचे सो रहे हैं। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है, जिसके पास 1 साल पहले लाखों थे। आज सिर्फ 29 साल की उम्र में वह दावा करता है कि उसके दोस्तों, वकील और अकाउंटेंट ने उसके पैसे ले लिए और उसे न्यूनतम मजदूरी पर कार वॉश में काम करने के लिए मजबूर किया गया। उसे कार वॉश से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कारों की सफाई करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी राष्ट्रीय समाचार बन गई और वह कठिनाई और भेदभाव का दावा करते हुए अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ अपील कर रहा है। उनका दावा है कि उनके पास सिर्फ अंगूठी बची है और अगर यह छीन ली गई तो वे बिखर जाएंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो तुरंत करोड़पति बन गए, और जबकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग और भी अमीर बन गए हैं, मैं उन्हें सावधान करता हूं कि लंबे समय में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह मायने रखता है कि आप कितना रखते हैं और कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसलिए जब लोग पूछते हैं मैं कहाँ से शुरुआत करूं या मुझे बताए कि मैं जल्दी अमीर कैसे बनूं, तो वे अक्सर मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे बस वही कहता हूं जो मेरे अमीर पिता ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय रूप से साक्षर होना चाहिए। जब भी हम साथ होते थे, यह विचार मेरे दिमाग में आता था। जैसा कि मैंने कहा, मेरे शिक्षित पिता ने किताबें पढ़ने के महत्व पर जोर दिया, जबकि मेरे अमीर पिता ने वित्तीय साक्षरता में महारत हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिए। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप उपनगरों में घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको बस कंक्रीट का 6 इंच का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने की चाह में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि युग में निर्मित हमारी स्कूल प्रणाली अभी भी बिना नींव वाले घरों में विश्वास करती है। मिट्टी के फर्श अभी भी प्रचलन में है, इसलिए बच्चे लगभग बिना किसी वित्तीय आधार के स्कूल से स्नातक होते हैं। एक दिन उपनगरों में नींद से वंचित और गहरे कर्ज में डूबे हुए अमेरिकी सपने को जीते हुए वे तय करते हैं कि उनकी वित्तीय समस्याओं का समाधान जल्दी अमीर बनने का तरीका खोजना है। नियम 1, आपको संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर पता होना चाहिए और संपत्ति खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको बस इतना ही जानना होगा। यह नियम नंबर 1 है। यह एकमात्र नियम है। यह सुनने में बेहद सरल लग सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि यह नियम कितना गहरा है। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर नहीं पता होता। अमीर पिता ने कहा, अमीर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारी अर्जित करते हैं, जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। जब अमीर पिता ने माइक और मुझे यह समझाया, तो हमें लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। हम लगभग किशोर थे और अमीर बनने के रहस्य का इंतजार कर रहे थे, और उनका जवाब यह था। यह इतना सरल था कि हम इस पर सोचने के लिए बहुत देर तक रुके रहे। संपत्ति क्या है? माइक ने पूछा। अभी चिंता मत करो, अमीर पिता ने कहा। बस इस विचार को अपने अंदर समा जाने दो। यदि तुम सरलता को समझ सकते हो, तो तुम्हारे जीवन की एक योजना होगी और आर्थिक रूप से आसान होगी। यह सरल है, इसीलिए यह विचार छूट गया। तुम्हारा मतलब है कि हमें बस यह जानना है कि संपत्ति क्या है, उसे हासिल करो और हम अमीर हो जाएंगे। मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाए। यह इतना सरल है। यदि यह इतना सरल है, तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए।
क्योंकि लोग संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर नहीं जानते। मुझे याद है कि मैंने पूछा था, वयस्क इतने गुमराह कैसे हो सकते हैं? यदि यह इतना सरल है, यदि यह इतना महत्वपूर्ण है, तो हर कोई क्यों नहीं जानना चाहेगा? संपत्ति और देनदारी क्या है? यह समझाने में अमीर डैडी को केवल कुछ मिनट लगे। एक वयस्क के रूप में मुझे इसे अन्य वयस्कों को समझाने में कठिनाई होती है। विचार की सरलता उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि उन्हें अलग तरह से शिक्षित किया गया है। उन्हें अन्य शिक्षित पेशेवरों द्वारा पढ़ाया जाता था, जैसे कि बैंकर, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय योजनाकार इत्यादि। वयस्कों से सीखी हुई बातों को भूलने या फिर से बच्चे बनने के लिए कहने में कठिनाई आती है। एक बुद्धिमान वयस्क अक्सर महसूस करता है कि सरल परिभाषाओं पर ध्यान देना अपमानजनक है। अमीर पिता किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? इसे सरल रखें, बेवकूफ, या इसे बहुत सरल रखें। इसलिए उन्होंने इसे हमारे लिए सरल रखा और इससे हमारी वित्तीय नींव मजबूत हुई। तो भ्रम की क्या वजह है? इतनी सरल चीज इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदेगा जो वास्तव में एक दायित्व है? इसका उत्तर बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि वित्तीय साक्षरता पर। किसी चीज को परिसंपत्ति या दायित्व के रूप में परिभाषित करने वाले शब्द नहीं है। वास्तव में, यदि आप वास्तव में भ्रमित होना चाहते हैं, तो शब्दकोश में परिसंपत्ति और देयता शब्दों को देखें। मुझे पता है कि यह परिभाषा एक प्रशिक्षित अकाउंटेंट को अच्छी लग सकती है, लेकिन औसत व्यक्ति के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम वयस्क अक्सर यह स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। हम युवा लड़कों के लिए, अमीर पिता ने कहा, जो एक परिसंपत्ति को परिभाषित करता है, वह शब्द नहीं है, बल्कि संख्याएं हैं। और यदि आप संख्याएं नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप जमीन में एक छेद से एक परिसंपत्ति नहीं बता सकते। लेखा में अमीर पिता कहते थे, यह संख्याएं नहीं है, बल्कि संख्याएं आपको क्या बता रही है? यह शब्दों की तरह है। यह शब्द नहीं है, बल्कि शब्द आपको जो कहानी बता रहे हैं, वह है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको संख्याओं को पढ़ना और समझना होगा। अगर मैंने यह एक बार सुना है, तो मैंने इसे अपने अमीर पिता से 1000 बार सुना है। और मैंने यह भी सुना है, अमीर संपत्ति अर्जित करते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग देयताएं प्राप्त करते हैं। यहाँ बताया गया है कि संपत्ति और देयता के बीच अंतर कैसे बताया जा। अधिकांश लेखाकार और वित्तीय पेशेवर परिभाषाओं से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये सरल चित्र दो युवा लड़कों के लिए मजबूत वित्तीय नींव की शुरुआत थी। आरेख का शीर्ष भाग आय विवरण है, जिसे अक्सर लाभ-हानि विवरण कहा जाता है। यह आय और व्यय को मापता है, पैसा आना और पैसा जाना। आरेख का निचला भाग बैलेंस शीट है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देनदारियों के विरुद्ध परिसंपत्तियों को संतुलित करने वाला होता है। कई वित्तीय नौसिखिए आय विवरण और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते हैं, और उस संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे अमीर पिता ने दो युवा लड़कों से कहा कि संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छा, सरल और प्रयोग करने योग्य। अब जब संपत्ति और देनदारियों को चित्रों के माध्यम से परिभाषित किया गया है, तो शब्दों में मेरी परिभाषाओं को समझना आसान हो सकता है। संपत्ति वह है जो मेरी जेब में पैसा डालती है। देनदारी वह है जो मेरी जेब से पैसा निकालती है। आपको बस इतना ही जानना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो बस अपनी जिंदगी संपत्ति खरीदने में बिताएं। अगर आप गरीब या मध्यम वर्ग बनना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी देनदारियों को खरीदने में बिताएं। शब्दों और संख्याओं दोनों में निरक्षरता वित्तीय संघर्ष की नींव है। अगर लोगों को आर्थिक रूप से मुश्किलें आ रही है, तो कुछ ऐसा है
जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, चाहे शब्दों में हो या संख्याओं में। अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि वे अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों से ज्यादा साक्षर है जो आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी संपत्ति बनाए रखना चाहते हैं तो वित्तीय रूप से साक्षर होना जरूरी है। शब्दों के साथ साथ संख्याओं में भी। आरेखों में तीर नकदी के प्रवाह या नकदी प्रवाह को दर्शाते हैं। अकेले संख्याओं का कोई मतलब नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे संदर्भ से बाहर के शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। यह कहानी है जो मायने रखती है। वित्तीय रिपोर्टिंग में संख्याओं को पढ़ना कथानक की तलाश करना है, कहानी की नकदी कहाँ बह रही है। 80% परिवारों में वित्तीय कहानी आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की तस्वीर पेश करती है। हालांकि यह प्रयास व्यर्थ है क्योंकि वे अपनी जिंदगी परिसंपत्तियों के बजाय देनदारियों को खरीदने में बिताते हैं। ये सभी आरेख स्पष्ट रूप से अति सरलीकृत है। हर किसी के पास रहने का खर्च, भोजन, आश्रय और कपड़े की जरूरत होती है। आरेख एक गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर व्यक्ति के जीवन में नकदी के प्रवाह को दिखाते हैं। यह नकदी प्रवाह है जो यह कहानी बताता है कि एक व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। मैंने अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की कहानी से शुरुआत करने का कारण यह है कि यह विश्वास करने में दोष को स्पष्ट करना है कि पैसा सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यही कारण है कि जब भी मैं लोगों को यह पूछते हुए सुनता हूँ कि जल्दी से अमीर कैसे बने या उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं सिहर उठता हूँ। मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं कर्ज में डूबा हूँ, इसलिए मुझे और पैसे कमाने की जरूरत है। लेकिन ज्यादा पैसे से अक्सर समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह समस्या को और भी जटिल बना सकता है। पैसा अक्सर हमारी दुखद मानवीय कमियों को उजागर करता है, जो हमें नहीं पता उस पर प्रकाश डालता है। यही कारण है कि अक्सर ऐसा होता है कि अचानक बहुत सारा पैसा मिलने पर, जैसे विरासत, वेतन वृद्धि या लॉटरी जीत, जल्द ही उसी वित्तीय संकट में वापस आ जाता है। अगर पहले से भी बदतर नहीं तो पहले से भी ज्यादा। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को और भी बढ़ा देता है। अगर आपका पैटर्न है कि आप जो भी पाए उसे खर्च कर दें, तो ज्यादातर संभावना है कि कैश में बढ़ोतरी से खर्च में बढ़ोतरी ही होगी। इसलिए कहावत है, मूर्ख और उसका पैसा एक बड़ी पार्टी है। मैंने कई बार कहा है कि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं, जो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हम अपने पेशेवर कौशल से पैसा कमाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, अगर कोई अकादमिक रूप से अच्छा करता था तो लोग मान लेते थे कि यह होनहार छात्र मेडिकल डॉक्टर बनेगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा वित्तीय इनाम देने वाला पेशा था। आज डॉक्टरों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन पर भी नहीं लाना चाहता। बीमा कंपनियों का व्यवसाय पर नियंत्रण, प्रबंधित स्वास्थ्य सेवा, सरकारी हस्तक्षेप और कदाचार के मुकदमे। आज बच्चे प्रसिद्ध एथलीट, फिल्म स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या सीईओ बनना चाहते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रसिद्धि, पैसा और प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि आज स्कूल में बच्चों को प्रेरित करना इतना कठिन है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता अब केवल शैक्षणिक सफलता से जुड़ी नहीं है, जैसा कि पहले हुआ करती थी। चूंकि छात्र वित्तीय कौशल के बिना स्कूल छोड़ देते हैं, लाखों शिक्षित लोग अपने पेशे को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बाद में खुद को आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए पाते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी शिक्षा में जो कमी है वह यह नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि यह है कि पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। एक बार जब आप पैसा कमा लेते हैं तो आप उसका क्या करते हैं? लोगों को इसे आपसे छीनने से कैसे रोकें, इसे लंबे समय तक कैसे रखें और उस पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे करवा
अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि वे वित्तीय रूप से क्यों संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे नकदी प्रवाह को नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति उच्च शिक्षित, व्यावसायिक रूप से सफल और वित्तीय रूप से अशिक्षित हो सकता है। ये लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीख लिया है, लेकिन यह नहीं सीखा है कि अपने पैसे से कैसे कड़ी मेहनत करवाई जा। वित्तीय सपने की तलाश कैसे वित्तीय दुस्वप्न में बदल जाती है। मेहनती लोगों की क्लासिक कहानी का एक निश्चित पैटर्न होता है। हाल ही में शादी करने वाले खुश उच्च शिक्षित युवा जोड़े अपने किराए के तंग अपार्टमेंट में से एक में चले जाते हैं। तुरंत उन्हें एहसास होता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक के बराबर सस्ते में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट तंग है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने का फैसला करते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके। अब उनके पास 2 आय है और वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। उनकी आय बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है, वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ते हैं। अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च कर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह आयकर है, लेकिन अधिकांश अमेरिकियों के लिए उनका सबसे बड़ा कर सामाजिक सुरक्षा है। एक कर्मचारी के रूप में ऐसा लगता है कि सामाजिक सुरक्षा कर मेडिकेयर कर दर के साथ संयुक्त रूप से लगभग 7.5% है, लेकिन यह वास्तव में 15% है, क्योंकि नियोक्ता को सामाजिक सुरक्षा राशि से मेल खाना चाहिए। संक्षेप में, यह वह धन है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता है। इसके अलावा आपको सामाजिक सुरक्षा कर के लिए अपने वेतन से काटी गई राशि पर भी आयकर देना होगा। वह आय जो आपको कभी नहीं मिली, क्योंकि यह रोक के माध्यम से सीधे सामाजिक सुरक्षा में चली गई। युवा जोड़े की बात करें तो उनकी आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वे अपने सपनों का घर खरीदने का फैसला करते हैं। अपने घर में एक बार उनके पास एक नया कर होता है जिसे संपत्ति कर कहा जाता है। फिर वे अपने नए घर से मेल खाने के लिए एक नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीदते हैं। अचानक वे जागते हैं और उनकी देनदारियों का कॉलम बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण से भरा होता है। उनकी देनदारियां बढ़ जाती है। वे अब चूहे की दौड़ में फंस गए हैं। बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होता है और वे कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया खुद को दोहराती है। उच्च आय उच्च करों का कारण बनती है, जिसे ब्रैकेट क्रिप भी कहा जाता है। एक क्रेडिट कार्ड मेल में आता है। वे इसका उपयोग करते हैं और इसे अधिकतम करते हैं। एक ऋण कंपनी कॉल करती है और कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर का मूल्य बढ़ गया है, क्योंकि उनका क्रेडिट बहुत अच्छा है। कंपनी बिल समेकन ऋण प्रदान करती है और उन्हें बताती है कि बुद्धिमानी की बात यह है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करके उच्च ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण को समाप्त कर दे, और इसके अलावा उनके घर पर ब्याज 1 कर कटौती है। वे इसके लिए जाते हैं और उन उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं। वे राहत की सांस लेते हैं। उनके क्रेडिट कार्ड का भुगतान हो गया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को अपने घर के बंधक में बदल दिया है। उनके भुगतान कम हो जाते हैं क्योंकि वे अपने ऋण को 30 वर्षों तक बढ़ाते हैं। यह एक समझदारी भरा काम है। उनके पड़ोसी उन्हें शॉपिंग पर जाने के लिए आमंत्रित करने के लिए कॉल करते हैं। मेमोरियल डे सेल चल रही है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे बस विंडो शॉपिंग करेंगे, लेकिन वे क्रेडिट कार्ड लेते हैं बस किसी भी स्थिति के लिए। मैं इस युवा जोड़े से हर समय मिलता रहता हूँ। उनके नाम बदलते हैं, लेकिन उनकी वित्तीय दुविधा एक ही है। वे मेरी एक बातचीत में सुनने के लिए आते हैं कि मुझे क्या कहना है। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अधिक पैसे कैसे कमाएं? वे यह नहीं समझते कि उनकी परेशानी वास्तव में यह है
कि वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करना चुनते हैं। यह वित्तीय अशिक्षा और परिसंपत्ति और देयता के बीच अंतर को न समझने के कारण होता है। अधिक पैसा शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्याओं को हल करता है, बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करती है। एक कहावत है जो मेरा एक दोस्त कर्ज में डूबे लोगों से बार बार कहता है, अगर आपको लगता है कि आपने खुद को गड्ढे में खोद लिया है तो खुदाई बंद कर दे। बचपन में मेरे पिताजी अक्सर हमें बताया करते थे कि जापानी 3 शक्तियों से परिचित थे: तलवार, रत्न और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च किए हैं और इस वजह से दुनिया में एक शक्तिशाली सैन्य उपस्थिति है। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। कहावत में कुछ हद तक सच्चाई है। सुनहरे नियम को याद रखे, जिसके पास सोना है वह नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार यह आत्मज्ञान तीनों में सबसे अधिक मूल्यवान था। अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे की शक्ति को खुद पर नियंत्रण करने देते हैं। बस उठकर और कड़ी मेहनत करके खुद से यह पूछने में विफल रहते हुए कि वे जो कर रहे हैं वह समझ में आता है या नहीं। वे हर सुबह काम पर जाते समय खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। पैसे को पूरी तरह से न समझकर अधिकांश लोग इसकी अद्भुत शक्ति को खुद पर नियंत्रण करने देते हैं। यदि वे दर्पण की शक्ति का उपयोग करते तो वे स्वयं से पूछते, क्या यह समझ में आता है? अक्सर अपने भीतर के ज्ञान, अपने अंदर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय अधिकांश लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं। वे चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि हर कोई उन्हें करता है। वे सवाल करने के बजाय अनुरूपता अपनाते हैं। अक्सर वे बिना सोचे समझे वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। विविधता लाए। आपका घर एक संपत्ति है। आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। आपको अधिक ऋण लेने पर कर में छूट मिलती है। एक सुरक्षित नौकरी पाए। गलतियां न करें, जोखिम न ले। ऐसा कहा जाता है कि सार्वजनिक रूप से बोलने का डर अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु से भी बड़ा डर है। मनोचिकित्सकों के अनुसार सार्वजनिक रूप से बोलने का डर बहिष्कार के डर, अलग दिखने के डर, आलोचना के डर, उपहास के डर और बहिष्कृत होने के डर के कारण होता है। अलग दिखने का डर ज्यादातर लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजने से रोकता है। इसीलिए मेरे शिक्षित पिता ने कहा कि जापानी लोग दर्पण की शक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि जब हम उसमें देखते हैं तभी हमें सत्य का पता चलता है। डर ही वह मुख्य कारण है जिसके कारण लोग कहते हैं सुरक्षित रहें। यह किसी भी चीज के लिए लागू होता है, चाहे वह खेल हो, रिश्ते हो, करियर हो या पैसा। यह वही डर है, बहिष्कार का डर, जो लोगों को आम तौर पर स्वीकृत राय या लोकप्रिय रुझानों के अनुसार चलने और उन पर सवाल न उठाने के लिए प्रेरित करता है। आपका घर एक संपत्ति है। बिजनेसमैन ऋण ले और ऋण से बाहर निकले। अधिक मेहनत करें। यह एक पदोन्नति है। किसी दिन मैं उपाध्यक्ष बनूंगा। पैसे बचाऊंगा। जब मुझे वेतन वृद्धि मिलेगी तो मैं हमारे लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। जोन्स के साथ बने रहने की कोशिश करने से कई वित्तीय समस्याएं पैदा होती है। कभी कभी हम सभी को आईने में देखने और अपने डर के बजाय अपने आंतरिक ज्ञान के प्रति सच्चे होने की आवश्यकता होती है। जब माइक और मैं 16 साल के थे तब हमें स्कूल में समस्याएं होने लगी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम बस भीड़ से अलग होने लगे। हम स्कूल के बाद और सप्ताहांत पर माइक के पिता के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद घंटों उसके पिता के साथ एक टेबल पर बैठे रहते थे, जबकि वह अपने बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट, दलालों, निवेशकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के साथ मीटिंग करता था। यहाँ एक ऐसा आदमी था जिसने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, जो अब शिक्षित लोगों को निर्देश दे रहा था।
निर्देश दे रहा था, आदेश दे रहा था और उनसे सवाल पूछ रहा था। वे उसके इशारे पर आते थे और जब वह उन्हें स्वीकार नहीं करता था तो वे चिढ़ जाते थे। यहाँ एक ऐसा आदमी था जो भीड़ के साथ नहीं गया था। वह एक ऐसा आदमी था जो अपने हिसाब से सोचता था और इन शब्दों से घृणा करता था। हमें इसे इस तरह से करना है क्योंकि बाकी सभी लोग इसे इसी तरह से करते हैं। उसे नहीं कर सकते शब्द से भी नफरत। अगर आप चाहते थे कि वह कुछ करे तो बस कहें, मुझे नहीं लगता कि तुम यह कर सकते हो। माइक और मैंने उनकी मीटिंग में बैठकर जितना सीखा उतना हमने स्कूल और कॉलेज के अपने सभी वर्षों में नहीं सीखा। माइक के पिता किताबों में बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन वे आर्थिक रूप से शिक्षित थे और परिणाम स्वरूप सफल थे। उन्होंने हमें बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों को काम पर रखता है जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने में घंटों बिताने का फायदा मिला। लेकिन इस वजह से माइक और मैं अपने शिक्षकों द्वारा बताए गए मानक सिद्धांतों के साथ नहीं चल पाए और इससे समस्याएं पैदा हुई। जब भी शिक्षक कहते, अगर आपको अच्छे ग्रेड नहीं मिलते तो आप वास्तविक दुनिया में अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो माइक और मैं बस भौहें चरा लेते। जब हमें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने और नियमों से विचलित न होने के लिए कहा जाता, तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है। हम समझने लगे कि हमारे अमीर पिता ने हमें क्यों बताया कि स्कूलों को नियोक्ताओं के बजाय अच्छे कर्मचारी तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। कभी कभी माइक या मैं अपने शिक्षकों से पूछते थे कि हमने जो पढ़ा वह वास्तविक दुनिया में कैसे लागू होता है, या हमने कभी पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ा और यह कैसे काम करता है। बाद के सवाल पर हमें अक्सर जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, कि अगर हम अपनी शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो पैसा हमारे पीछे पीछे आएगा। जितना अधिक हम पैसे की शक्ति के बारे में जानते थे, उतना ही हम शिक्षकों और अपने सहपाठियों से दूर होते गए। मेरे उच्च शिक्षित पिता ने कभी भी मेरे ग्रेड के बारे में मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन हम पैसे के बारे में बहस करने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ तो शायद मेरे पास मेरे माता पिता दोनों की तुलना में पैसे के मामले में कहीं बेहतर आधार था। मैं किताबें रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट, कॉरपोरेट वकीलों, बैंकरों, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों और इसी तरह के अन्य लोगों की बातें सुनता था। इसके विपरीत मेरे पिता अन्य शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि हमारा घर उनका सबसे बड़ा निवेश है। जब मैंने उन्हें दिखाया कि मैं क्यों सोचता हूँ कि घर एक अच्छा निवेश नहीं है, तो उनके बीच एक अप्रिय बहस हुई। उपरोक्त चित्र मेरे अमीर पिताजी और मेरे गरीब पिताजी के बीच उनके घरों के संबंध में धारणा में अंतर को दर्शाता है। एक पिताजी को लगता था कि उनका घर एक संपत्ति है और दूसरे पिताजी को लगता था कि यह एक दायित्व है। मुझे याद है जब मैंने अपने पिताजी को नकदी प्रवाह की दिशा दिखाते हुए निम्नलिखित चित्र बनाया था। मैंने उन्हें घर के मालिक होने के साथ आने वाले सहायक खर्च भी दिखाए। एक बड़ा घर मतलब बड़ा खर्च और नकदी प्रवाह व्यय कॉलम के माध्यम से बाहर जाता रहा। मुझे याद है जब मैंने अपने पिताजी को नकदी प्रवाह की दिशा दिखाते हुए निम्नलिखित चित्र बनाया था। मैंने उन्हें घर के मालिक होने के साथ आने वाले सहायक खर्च भी दिखाए। एक बड़ा घर मतलब बड़ा खर्च और नकदी प्रवाह व्यय कॉलम के माध्यम से बाहर जाता रहा। आज भी लोग मुझे इस बात पर चुनौती देते हैं कि घर एक संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ कि कई लोगों के लिए यह उनका सपना है और साथ ही उनका सबसे बड़ा निवेश भी, और अपना खुद का घर होना कुछ न होने से बेहतर है। मैं बस इस लोकप्रिय सिद्धांत को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक बड़ा शानदार घर खरीदते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी, यह एक दायित्व होगा क्योंकि यह हमारी जेब से पैसे निकालेगा। इसलिए यहाँ मैं जो तर्क देता हूँ, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका घर एक भावनात्मक चीज है और जब पैसे की बात आती है
तो उच्च भावनाएं वित्तीय बुद्धिमत्ता को कम करती है। मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि पैसे के पास हर निर्णय को भावनात्मक बनाने का एक तरीका होता है। जब घरों की बात आती है तो ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन एक ऐसे घर के लिए भुगतान करने में लगाते हैं जो उनके पास कभी नहीं होता। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया घर खरीदते हैं। हर बार पिछले घर को चुकाने के लिए 30 साल का नया लोन लेते हैं। भले ही लोगों को बंधक भुगतान पर ब्याज के लिए कर कटौती मिलती है, लेकिन वे अपने सभी अन्य खर्चों का भुगतान कर के बाद के डॉलर से करते हैं, भले ही वे अपना बंधक चुका दे। मेरी पत्नी के माता पिता चौंक गए जब उनके घर पर संपत्ति कर बढ़कर $1000 प्रति माह हो गए। यह उनके सेवानिवृत्त होने के बाद हुआ, इसलिए इस वृद्धि ने उनके सेवानिवृत्ति बजट पर दबाव डाला और उन्हें स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक ऐसे घर के लिए $1 मिलियन का कर्जदार है जो आज बहुत कम कीमत पर बिक सकता है। सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का है जो छूटे हुए अवसरों से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा आपके घर में लगा हुआ है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका पैसा संपत्ति कॉलम में जुड़ने के बजाय खर्च कॉलम से बाहर निकलता रहता है। यह क्लासिक मिडिल क्लास कैश फ्लो पैटर्न है। अगर कोई युवा जोड़ा अपनी संपत्ति कॉलम में पहले से ज्यादा पैसा लगाए तो उनके बाद के साल आसान होंगे। उनकी संपत्ति बढ़ गई होगी और खर्चों को कवर करने में मदद करने के लिए उपलब्ध होगी। अक्सर एक घर केवल बढ़ते खर्चों का भुगतान करने के लिए होम इक्विटी ऋण लेने के लिए एक साधन के रूप में काम आता है। संक्षेप में, निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय बहुत महंगा घर खरीदने का फैसला लेने का अंतिम परिणाम व्यक्ति को कम से कम निम्नलिखित 3 तरीकों से प्रभावित करता है। 1. समय की हानि, जिसके दौरान अन्य संपत्तियों का मूल्य बढ़ सकता था। 2. अतिरिक्त पूंजी की हानि, जिसे घर से सीधे संबंधित उच्च रखरखाव व्यय का भुगतान करने के बजाय निवेश किया जा सकता था। 3. शिक्षा का नुकसान, अक्सर लोग अपने घर और बचत और सेवानिवृत्ति योजनाओं को अपनी संपत्ति कॉलम में गिनते हैं, क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वे निवेश नहीं करते। इससे उन्हें निवेश का अनुभव नहीं मिलता। अधिकांश लोग कभी भी वह नहीं बन पाते जिसे निवेश की दुनिया परिष्कृत निवेशक कहती है, और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर पहले परिष्कृत निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो फिर उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेच देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि घर न खरीदे, मैं यह कह रहा हूं कि आपको संपत्ति और देयता के बीच का अंतर समझना चाहिए। जब मुझे बड़ा घर चाहिए होता है तो मैं सबसे पहले ऐसी संपत्तियां खरीदता हूं जो घर के लिए भुगतान करने के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न करेंगी। मेरे शिक्षित पिता का व्यक्तिगत वित्तीय विवरण सबसे अच्छी तरह से चूहे की दौड़ में फंसे किसी व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है। उनके खर्च उनकी आय से मेल खाते हैं, जिससे उन्हें परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए कभी भी पर्याप्त बचत नहीं होती। परिणामस्वरूप उनकी देनदारियां उनकी परिसंपत्तियों से बड़ी है। बाईं ओर दिया गया निम्न आरेख मेरे गरीब पिता की आय विवरण दिखाता है। यह 1000 शब्दों के बराबर है। यह दर्शाता है कि उनकी आय और व्यय बराबर है, जबकि उनकी देनदारियां उनकी परिसंपत्तियों से बड़ी है। दाईं ओर मेरे अमीर पिता का व्यक्तिगत वित्तीय विवरण निवेश करने और देनदारियों को कम करने के लिए समर्पित जीवन के परिणामों को दर्शाता है। अमीर क्यों अमीर होते जाते हैं? मेरे अमीर पिता के वित्तीय विवरण की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर क्यों अमीर होते जाते हैं। परिसंपत्ति कॉलम खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक आय उत्पन्न करता है। शेष राशि को परिसंपत्ति कॉलम में फिर से निवेश किया जाता है। संपत्ति कॉलम लगातार बढ़ता रहता है और इसलिए इससे होने वाली आय भी इसके साथ बढ़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। मध्यम वर्ग संघर्ष क्यों करता है? मध्यम वर्ग खुद को लगातार वित्तीय संघर्ष की स्थिति में पाता है।
उनकी प्राथमिक आय उनके वेतन से होती है। जैसे जैसे उनका वेतन बढ़ता है, उनके कर भी बढ़ते हैं। उनके खर्च उनके वेतन वृद्धि के अनुपात में बढ़ते हैं। इसलिए चूहा दौड़ वाक्या, वे आय उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने घर को अपनी प्राथमिक संपत्ति मानते हैं। अपने घर को निवेश के रूप में मानने का यह पैटर्न और यह दर्शन की वेतन वृद्धि का मतलब है कि आप एक बड़ा घर खरीद सकते हैं या अधिक खर्च कर सकते हैं। आज के ऋणग्रस्त समाज की नींव है। बढ़ा हुआ खर्च परिवारों को अधिक ऋण और अधिक वित्तीय अनिश्चितता में डाल देता है। भले ही वे अपनी नौकरी में आगे बढ़ रहे हों और नियमित आधार पर वेतन वृद्धि प्राप्त कर रहे हों, यह कमजोर वित्तीय शिक्षा के कारण उच्च जोखिम वाला जीवन है। हाल के दिनों में नौकरियों का भारी नुकसान यह साबित करता है कि मध्यम वर्ग वास्तव में आर्थिक रूप से कितना अस्थिर है। कंपनी पेंशन योजनाओं को 401 के योजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से संकट में है और सेवानिवृत्ति के स्रोत के रूप में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मध्यम वर्ग के लिए घबराहट शुरू हो गई है। आज म्यूचुअल फंड लोकप्रिय है क्योंकि वे कथित तौर पर सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदार करों और बंधकों का भुगतान करने, अपने बच्चों के कॉलेज के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने के लिए काम करने में बहुत व्यस्त है। उनके पास निवेश का अध्ययन करने का समय नहीं है, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के प्रबंधक की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। साथ ही क्योंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल हैं, उन्हें लगता है कि उनका पैसा सुरक्षित है क्योंकि यह विविध है। यह शिक्षित मध्यम वर्ग म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और वित्तीय योजनाकारों द्वारा बताए गए सिद्धांत का समर्थन करता है। इसे सुरक्षित रखें, जोखिम से बचें। असली त्रासदी यह है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी औसत मध्यम वर्ग के लोगों के सामने आने वाले जोखिम को जन्म देती है। उन्हें सुरक्षित खेलना पड़ता है क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति सबसे खराब है। उनकी बैलेंस शीट संतुलित नहीं है। इसके बजाय वे देनदारियों से लदे हुए हैं और उनके पास आय उत्पन्न करने वाली कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है। आम तौर पर उनकी आय का एकमात्र स्रोत उनका वेतन होता है। उनकी आजीविका पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर हो जाती है। इसलिए जब वास्तविक जीवन भर के सौदे सामने आते हैं, तो ये लोग उनका लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन पर अधिकतम कर लगाया जाता है और वे कर्ज में डूबे हुए हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा, सबसे महत्वपूर्ण नियम एक परिसंपत्ति और देयता के बीच अंतर जानना है। एक बार जब आप अंतर समझ जाते हैं, तो अपने प्रयासों को आय उत्पादक संपत्ति खरीदने पर केंद्रित करें। अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ने का यह सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहें और आपकी संपत्ति कॉलम में वृद्धि होगी। देनदारियों और खर्चों को कम रखें ताकि संपत्ति कॉलम में डालने के लिए अधिक धन उपलब्ध हो। जल्द ही संपत्ति का आधार इतना गहरा हो जाएगा कि आप अधिक सट्टा निवेशों पर विचार कर सकते हैं। ऐसे निवेश जिनमें 100% से लेकर अनंत तक का रिटर्न हो सकता है। $5,000 के निवेश जो जल्द ही $1 मिलियन या उससे अधिक में बदल जाते हैं। ऐसे निवेश जिन्हें मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है। वित्तीय रूप से साक्षर लोगों के लिए यह निवेश जोखिम भरा नहीं है। यदि आप वही करते हैं जो आम लोग करते हैं, तो आपको निम्न चित्र मिलता है। एक कर्मचारी के रूप में जो एक घर का मालिक भी है, आपके काम करने के प्रयास आमतौर पर इस प्रकार है। एक, आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी अपने व्यवसाय के मालिक या शेयर धारकों को अमीर बनाते हैं, खुद को नहीं। आपके प्रयास और सफलता मालिक की सफलता और सेवानिवृत्ति के लिए सहायता प्रदान करेंगे। 2, आप सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार आपके वेतन से अपना हिस्सा ले लेती है। इससे पहले कि आप इसे देखें, कड़ी मेहनत करके आप बस सरकार द्वारा लिए जाने वाले करों की मात्रा बढ़ाते हैं।
अधिकांश लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। 3 आप बैंक के लिए काम करते हैं। करों के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका बंधक और क्रेडिट कार्ड ऋण होता है। केवल कड़ी मेहनत करने में समस्या यह है कि इन तीनों स्तरों में से प्रत्येक में आपके बढ़े हुए प्रयासों का अधिक हिस्सा लगता है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपके बढ़े हुए प्रयासों से आपको और आपके परिवार को सीधे लाभ कैसे हो। एक बार जब आपने अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला कर लिया है, अपने प्रयासों को बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्ति अर्जित करने पर केंद्रित करना, तो आप अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं? अधिकांश लोगों को अपनी नौकरी बनाए रखनी चाहिए और अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए अपने वेतन पर निर्भर रहना चाहिए। जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ती है, वे अपनी सफलता की सीमा को कैसे मापते हैं? किसी को कब पता चलता है कि वह अमीर है, कि उसके पास धन है? संपत्ति और देनदारियों के लिए मेरी अपनी परिभाषाएं होने के साथ साथ मेरे पास धन के लिए भी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बकमिनस्टर फुलर नामक एक व्यक्ति से उधार लिया था। कुछ लोग उन्हें ढोंगी कहते हैं और दूसरे उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। सालों पहले उन्होंने आर्किटेक्ट्स को चर्चा में ला दिया था क्योंकि उन्होंने जियोडेसिक डोम नामक किसी चीज के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया था। लेकिन आवेदन में फुलर ने धन के बारे में भी कुछ कहा। पहले तो यह काफी भ्रामक था, लेकिन इसे पढ़ने के बाद यह कुछ हद तक समझ में आने लगा। धन एक व्यक्ति की इतने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है, या अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं, तो मैं कितने दिनों तक जीवित रह सकता हूं। नेट वर्थ के विपरीत आपकी संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर, जो अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे कबाड़ और चीजों के मूल्य के बारे में राय से भरा होता है, यह परिभाषा वास्तव में सटीक माप विकसित करने की संभावना पैदा करती है। अब मैं माप सकता था और जान सकता था कि मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में कहाँ था। हालांकि नेट वर्थ में अक्सर गैरंक दी उत्पादक संपत्तियां शामिल होती है, जैसे कि आपके द्वारा खरीदा गया सामान जो अब आपके गैरेज में पड़ा है। धन मापता है कि आपका पैसा कितना पैसा कमा रहा है और इसलिए आपकी वित्तीय उत्तरजीविता धन व्यय कॉलम की तुलना में परिसंपत्ति कॉलम से नकदी प्रवाह का माप है। आइए एक उदाहरण का उपयोग करें। मान लीजिए कि मेरे पास अपनी संपत्ति कॉलम से हर महीने $1000 का नकद प्रवाह है और मेरे पास हर महीने $2000 का खर्च है। मेरी संपत्ति क्या है? आइए बकमिनस्टर फुलर की परिभाषा पर वापस जाएं। उनकी परिभाषा का उपयोग करते हुए मैं कितने दिन आगे तक जीवित रह सकता हूँ? 30 दिन का महीना मानकर मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त नकद प्रवाह है। जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने $2000 का नकद प्रवाह प्राप्त कर लूंगा, तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इसलिए जब तक मैं अमीर नहीं हो जाता, मैं अमीर हूँ। अब मेरे पास हर महीने संपत्तियों से आय होती है जो मेरे मासिक खर्चों को पूरी तरह से कवर करती है। अगर मैं अपने खर्चों को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे पहले इस स्तर की संपत्ति को बनाए रखने के लिए अपने नकद प्रवाह को बढ़ाना होगा। यह भी ध्यान दें कि यह वह बिंदु है जहाँ मैं अब अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने एक संपत्ति कॉलम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें सफल रहा हूँ, जिसने मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया है। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूँ, तो मैं अपनी संपत्तियों से मिलने वाले नकदी प्रवाह से अपने मासिक खर्चों को पूरा कर पाऊंगा। मेरा अगला लक्ष्य अपनी संपत्तियों से मिलने वाले अतिरिक्त नकदी प्रवाह को संपत्ति कॉलम में फिर से निवेशित करना होगा। जितना ज्यादा पैसा मेरी संपत्ति कॉलम में जाएगा, मेरी संपत्ति कॉलम उतना ही बढ़ेगा। जितनी ज्यादा मेरी संपत्ति बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा मेरी नकदी प्रवाह बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्चों को इन संपत्तियों से मिलने वाले नकदी प्रवाह से कम रखता हूँ, मैं अपने शारीरिक श्रम के अलावा अन्य स्रोतों से ज्यादा आय के साथ अमीर होता जाऊंगा। जैसे जैसे यह पुनर्निवेश प्रक्रिया जारी रहेगी, मैं अमीर बनने की राह पर हूँ।
बस इस सरल अवलोकन को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीबों के पास सिर्फ खर्च होते हैं। मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदता है, जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। तो मैं अपना खुद का व्यवसाय कैसे शुरू करूं? इसका उत्तर क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक को सुनें।